Hello dear legal aspirants, welcome to MK Legal शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, 18th ऑफ दिसंबर को MPADPO का एग्जाम होने वाला है। अभी आप एक बार तो सभी बेएक्ट की स्टडी अच्छे से कर चुके होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम इज द MCQ टेस्ट सीरीज। सो हम आपके लिए लेकर आए हैं MPADPO में सभी जितने आपके बेएक्ट है उसके MCQ जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। आज जो एक्ट हम लेकर आए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम दी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसका ये पार्ट 1 है और आज हम काफी सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। एक पार्ट और लेकर आएंगे और बाद में सभी वीडियोस को एक साथ मिक्स करके, यानी कि एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज भी हम लेकर आएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको ये चैनल शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जो नए वीडियोस के अपडेट्स हैं वो टाइमली आप तक पहुंचते रहें। इन्हीं सभी बेएक्ट का अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस देखने हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है। इट इज अ प्रिवेंटिव क्रिमिनल लॉ। अगर आप देखेंगे तो जब हमने इसकी डिटेल्ड क्लास की थी तो हमने डिस्कस किया था कि इट इज मिक्सचर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, बिकॉज ये रेमेडी भी देता है और पनिशमेंट भी देता है। जो आपको पता होना चाहिए वो एक्ट नंबर 43 है। कब का? 2005 का। देन इट इज हैविंग चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं टोटल? यहाँ पे 5 चैप्टर्स हैं। टोटल सेक्शंस की हम बात कर ले तो 37 सेक्शंस हैं। 2 डेट बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, डेट ऑफ इनैक्टमेंट एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। डेट ऑफ इनैक्टमेंट जिस दिन प्रेसिडेंट ने इसको अपना एसेंट दे दिया, तो कब दिया गया था? 13 सितंबर 2005। तो अगर ये पूछा जाता है कि इसका डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है, प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली, तो 13 सितंबर 2005 को। अब पूछ लिया जाए कि कब से प्रवर्त हुआ है या लागू हुआ है, ठीक है, इन्फोर्स में कब से आया है, तो 26 अक्टूबर 2006। ये 2 डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके 2 MCQ बनाती हैं। इन दोनों का आपको पता होना चाहिए। सो विदाउट डिले हम चलते हैं और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपके पास आपका बेएक्ट होगा, बिकॉज हम MCQ के साथ साथ में बेएक्ट रीडिंग भी करेंगे, जिससे कि चीजें आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू द फोर्स। मैंने अभी अभी आपको बताया है कब से इन्फोर्समेंट में आया है ये, तो 26 अक्टूबर 2006 ये आपका आंसर हो जाएगा। और डेट अगर ये पूछ लेता कि इसका डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है या प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला, तो कब मिला था ये आपको? 13 सितंबर 2005 में। ये दोनों चीजें आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म हैज नॉट बीन यूज्ड इन द कैटेगरी ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एब्यूज फॉलोइंग इन द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। जब आप सेक्शन 3 पढ़ते हैं तो वहां पे ना एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं कुछ, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस को कहां डिफाइन किया गया है? सेक्शन 3 में बताया गया है। सेक्शन 2 के डेफिनेशन में भी आप जाएंगे तो वहां भी ये कह दिया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये होगा जो कि सेक्शन 3 में है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कहां पे है? 2 के आपका G, डेफिनेशन 2G में है, इसको बताया गया है सेक्शन 3 में। एक्सप्लेनेशन आप देखते हैं तो वहां पे इमोशनल एब्यूज, वर्बल एब्यूज, इसको भी इंक्लूड किया गया, इकोनॉमिक एब्यूज, बट मेंटल एब्यूज वहां पे नहीं है। सो और आंसर विल बी मेंटल एब्यूज। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। द इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस मे बी गिवन अंडर सेक्शन 4। भाई किसी को इंफॉर्मेशन देनी है, किसको? प्रोटेक्शन ऑफिसर को। प्रोटेक्शन ऑफिसर को हम कहां अपॉइंट करते हैं? सेक्शन 8 में अपॉइंट करते हैं। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। कितने करती है? एज स्टेट गवर्नमेंट फील्स नेसेसरी। सारे वर्ड्स पे ध्यान देना, सबसे MCQ बनेंगे आपके। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये जो MCQ टेस्ट सीरीज है ये आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर चुके हैं या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कर देंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोगों से। चलिए, इंफॉर्मेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस
मे बी गिवन अंडर सेक्शन 4, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को कौन जाके कंप्लेन कर सकता है, देसी भाषा में बात समझिए। जब आप सेक्शन 4 पढ़ते हैं तो सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1 में क्लियर लिखा गया है एनी पर्सन, क्या, एनी पर्सन। तो आंसर क्या हो जाएगा, एनी पर्सन। पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर नहीं, ये सब नहीं होगा, आपका एनी पर्सन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। शेल्टर होम नोटिफाइड, क्या वर्ड आया है, शेल्टर होम नोटिफाइड अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज बाउंड टू प्रोवाइड शेल्टर टू द एग्रीव्ड पर्सन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ। अब देखिए शेल्टर होम को आपने कहां पढ़ा था, शेल्टर होम की अगर ये पूछ ले कि डेफिनेशन कहां दी गई है, तो इसकी डेफिनेशन दी गई है 2T में, सेक्शन 2 के क्लॉज T के अंदर दिया गया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि कौन से शेल्टर होम होंगे। अब एग्रीव्ड पर्सन है, एक क्वेश्चन से हमें मल्टीपल क्वेश्चन निकालने हैं। एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन कहां दी गई है, 2A में, ए यहां पे है और ए यहां पे है, इस तरह से कनेक्ट करके याद कर लीजिए। ठीक है, अब उसको कौन जाके शेल्टर वाला जो है किसके कहने पे वहां पे उसको शेल्टर प्रोवाइड कराएगा, जो शेल्टर होम का इंचार्ज होगा तो किसके कहने पे कराएगा, एग्रीव्ड पर्सन। अब आप वहां पे जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि जब आप सेक्शन 4 पढ़ेंगे, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप सेक्शन 4 पढ़ पा रहे होंगे, वहां लिखा गया है कि एग्रीव्ड पर्सन और द प्रोटेक्शन ऑफिसर, लिखा है ना वहां पे। तो सॉरी सेक्शन 4 बोल रहा हूं, सेक्शन 6 अगर हम पढ़ेंगे तो इफ एग्रीव्ड पर्सन और ऑन हर बिहाफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है, सेक्शन 6 में एनी पर्सन, अगर ये ओनली नहीं होता तो प्रोटेक्शन ऑफिसर आ सकता है, बट ऑन बिहाफ ऑफ दिस एग्रीव्ड पर्सन। सेक्शन 6 की लैंग्वेज को देखिएगा, ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम में दिया गया वहां पे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एग्रीव्ड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं अपने। अंडर सेक्शन 8 ऑफ द डीवी एक्ट द नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, कितने प्रोटेक्शन ऑफिसर होने चाहिए। देखिए प्रोटेक्शन ऑफिसर एक कीवर्ड हो गया आपका यहाँ का। ठीक है, कीवर्ड की सारी जो चीजें ना वो आप हमेशा नोट करके रखिए। प्रोटेक्शन ऑफिसर को डिफाइन कहाँ किया गया है, तो देखिए 2N में, 2N सीआरपीसी में जब हम पढ़ रहे थे तो 2N में क्या था, ऑफेंस था। अब ये ऑफेंस हुआ है तो ऑफेंस को कौन रोकेगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन करेगा ऑफेंस से। 2N डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी चीजों से। तो कितने होने चाहिए, तो एज द स्टेट गवर्नमेंट मे कंसीडर नेसेसरी, जितना स्टेट गवर्नमेंट को जरूरी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफिसर सेल एज फार एज बी अ वुमेन। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो एक वुमेन होनी चाहिए। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज टू एक्ट एज प्रोटेक्शन ऑफिसर, डीएम को, या डाउरी ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैज टू एक्ट एज प्रोटेक्शन ऑफिसर, नन ऑफ द अबव। तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, क्योंकि जब आप सेक्शन 8 पढ़ेंगे ना, 8 के सब सेक्शन 2 को पढ़िए आप अपने पास बेयर एक्ट खोल के, तो देखिए वहां पे बहुत क्लियरली लिखा गया है। ठीक है, कि द प्रोटेक्शन ऑफिसर सेल एज फार एज पॉसिबल बी ए वुमेन एंड सेल पोजेस सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट पे थोड़ा सा हम फास्ट रखेंगे क्योंकि देखिए हमारे पास समय कम है और बेयर एक्ट ज्यादा है, तो हम डेली के 2 या 3 वीडियोस में इसको कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर अंडर सेक्शन 9 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। सेक्शन 9 क्या बताता है, ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या है, 2N में बताया गया कि प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होगा, 8 में उसको अपॉइंट किया गया, 9 में उसकी ड्यूटीज बताई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन बताएगा क्या होगा, आंसर क्या रहेगा आपका, क्या क्या उसके फंक्शन है। भाई वो मैजिस्ट्रेट को असिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, 9 का ए पढ़ के देखिए बिल्कुल सेम है। टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल 9 के ई में दिया गया है, यही है। टू गेट द एग्रीव्ड पर्सन मेडिकली एग्जामिन, दिस इज आल्सो 9G। टू ऑर्डर द मॉनेटरी रिलीफ, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होती है क्योंकि देखिए जब मॉनेटरी रिलीफ आ गया, अगेन इट्स ए कीवर्ड, रिमेंबर ऑलवेज सेक्शन 20 विद दिस। और ये कौन ऑर्डर कर सकता है, ओनली मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर। और इट इज ए नेगेटिव क्वेश्चन, इज नॉट, क्या पूछ रहा है ये, नॉट, तो यहाँ पे डी विल बी योर आंसर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, अगेन कैन नॉट,
बी रजिस्टर्ड एज सर्विस प्रोवाइडर अंडर सेक्शन 10। भाई किसको आप सेक्शन 10 के तहत सर्विस प्रोवाइडर नहीं कर सकते। जब आप सेक्शन 10 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है कोई भी वॉलंटियर एसोसिएशन जो जिसकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर दी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर आइदर कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी दूसरे कानून के तहत रजिस्टर्ड है। ये तीनों चीजें दी गई हैं, तो यहाँ पे रॉन्ग क्या बच गया, डी। सो डी विल बी योर आंसर। एनी वुमेन रेंडरिंग सोशल सर्विस। ठीक है, और आउट वाले भी मेथड आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपने एक्ट को अच्छे से पढ़ा है। देन आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 9 अब क्या कहता है, द प्रोटेक्शन ऑर्डर इन फेवर ऑफ द एग्रीड पर्सन। अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रोटेक्शन ऑफिसर, सडनली यहाँ पे आ जाता है प्रोटेक्शन ऑर्डर। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर कौन दे सकता है, ठीक है, तो ये इन फेवर ऑफ द एग्रीड पर्सन अंडर द सेक्शन 18 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बी पास्ड। प्रोटेक्शन ऑर्डर कहाँ दिया गया है, सेक्शन 18 में दिया गया है। याद रखिएगा सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर है। ठीक है, रेजिडेंस ऑर्डर एक आप देखो यहाँ ना, इसको नोट कर लेना आप। रेजिडेंस ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर दिया गया सेक्शन 19 में, प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया है सेक्शन 18 में। ठीक है, कस्टडी ऑर्डर दिया गया है सेक्शन 21 में, सीओ कस्टडी ऑर्डर सेक्शन 21। मॉनेटरी रिलीफ दिया गया सेक्शन 20 में। ये सारे के सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑर्डर इन फेवर ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन अंडर सेक्शन 18 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बी पास्ड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर, द सर्विस प्रोवाइडर, और यहाँ पे सी शायद छूट गया है उनसे, तो हम लिख लेते हैं बाय द मैजिस्ट्रेट एंड डी बाय सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के द्वारा। तो कौन दे सकता है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात, सेक्शन 18 में ये आदेश सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। कौन कर सकता है, मैजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ऑन एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन 12, अंडर सेक्शन 12 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, द मैजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑर्डिनरी फिक्स द हियरिंग बियॉन्ड। जब आप इसका देखिए चैप्टर 4 पढ़ते हैं ना, जो कि सेक्शन नंबर 12 से लेकर के कहाँ तक डील करता है, आपका 29 तक डील करता है। ये बताता है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर एंड रिलीफ। सो द प्रोसीजर इज दैट कि जब फर्स्ट हियरिंग, जब एप्लीकेशन आती है तो पहली हियरिंग जो है एप्लीकेशन के 3 दिन के अंदर देनी है। कितने दिन में देनी है, 3 दिन में। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, पहली एप्लीकेशन आपके पास आ गई, एप्लीकेशन के बाद फर्स्ट हियरिंग की डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग शुड नॉट बी मोर देन 3 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। और जब 3 दिन बाद डेट दे दी तो इस डेट के फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से 60 दिन के अंदर वो उसको डिस्पोज ऑफ करनी है। 60 days ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग, दोनों वर्ड याद रखिएगा यहाँ पे, 60 दिन और 3 दिन। पहली हियरिंग एप्लीकेशन के 3 दिन बाद देनी पड़ेगी, उससे भी और नहीं जा सकते। फर्स्ट हियरिंग की डेट से 60 दिन के अंदर एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। कहाँ दिया गया है, सेक्शन 12 का 5 पढ़िए। ठीक है, समझ गए आप, ये कहाँ दिया गया है, 12 के 4 में दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, अ नोटिस ऑफ डेट ऑफ हियरिंग फिक्स्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट शैल बी गिवन बाय मैजिस्ट्रेट टू दी। किसको देगा नोटिस, एक नोटिस दिया जाता है। तो जब सेक्शन 12 का जो नोटिस है वो सेक्शन 13 में दिया जाता है, इतना याद रखिए। ठीक है, और ये किसको दिया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर को दिया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, सेक्शन 12 का जो नोटिस है वो सेक्शन 13 में प्रोटेक्शन ऑफिसर को दिया जाता है। इसी तरह से चीजों को आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम पेनल्टी फॉर ब्रांच नहीं आएगा, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया इन्होंने, ब्रीच आएगा, BREACH, ब्रीच। फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रेस्पोंडेंट। भाई प्रोटेक्शन ऑर्डर दे दिया गया है कि आप उसके प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे नहीं जाएंगे, आप उसके स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, आप उसके घर में नहीं जाएंगे, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन प्रोटेक्शन ऑर्डर आने के बावजूद उसका कोई वायलेशन कर देता है
तो उसे कितनी सज़ा मिल सकती है, ये सेक्शन 31 बताता है। और कितनी सज़ा मिल सकती है, 1 साल की। यहाँ पनिशमेंट देखेंगे तो 1 ईयर और फाइन। फाइन कितना है, अप टू मैक्सिमम 20,000 रुपये तक का फाइन, और बोथ ये कर दिया गया सेक्शन 31 में। तो आंसर विल बी बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन 31 एंड 32 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट शैल बी एन ऑफेंस। भैया प्रोटेक्शन ऑर्डर आपने ब्रीच कर दिया, आपको हमने 1 साल या फिर जुर्माना 20,000 या दोनों, ये सजा आपको दे सकते हैं। अब ये अपराध कैसा होगा, जब आप सीआरपीसी पढ़ रहे थे तो आपने वहां पढ़ा था कि जो 2C है वो क्या बताता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। 2A क्या बताता है, बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस। और 2L क्या बताता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल नॉन बेलेबल, यही बताता है। तो ये किस तरह का अपराध होगा, वैसे तो सीआरपीसी का जो शेड्यूल 1 है वो डिफाइन करता है, लेकिन यहां दिया गया चाहे सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये अपराध कॉग्निजेबल होगा, यानी पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है। और नॉन बेलेबल होगा, यानी कि इसमें बेल कोर्ट की तरफ से मिलेगी, बेल आपको आपका राइट नहीं होगा, ठीक है, इट्स ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। कहां दी गई सारी चीजें, सेक्शन 32 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वेयर अ प्रोटेक्शन ऑफिसर फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर जो कहां दिया गया था, 2 के एन में डिफाइन था, सेक्शन 8 में अपॉइंट कर रहे थे, यही कर रहे थे ना अब तक, ठीक है। और अब क्या है उसका भाई, उसने क्या कर दिया, वॉयलेशन कर दिया, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं किया, मना कर दिया करने से। तो क्या होगा, उसको हम डिसमिस कर देंगे, उससे कंपनसेशन ले लेंगे, उसको पनिश करेंगे या उसे फाइन लगाएंगे। तो बहुत इजी, सेक्शन 33 यहाँ पे किसके बारे में बताता है कि ही विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ डीवी एक्ट द टर्म डोमेस्टिक वायलेंस डिफाइन। तो सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 3 में। और वैसे सेक्शन 2G में भी इसके बारे में बताया गया, डेफिनेशन सेक्शन 2G में दी गई है, बट वहां इसको डिफाइन नहीं किया गया है। अगर ऑप्शन में 2G है तो उसको टिक करना है, अदरवाइज ये सेक्शन 3 रहेगा, 2G तो दिया ही नहीं है। रेजिडेंस ऑर्डर, मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंस ऑर्डर कहां पे दिया गया है, अंडर द डीवी एक्ट में बी पास्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन। रेजिडेंस ऑर्डर कब पास किया जा सकता है, तो सेक्शन 19 में पास किया जा सकता है। देखिए सेक्शन 12 तो क्या था, एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट, कि भैया डेट ऑफ एप्लीकेशन से 3 दिन के अंदर पहली डेट ऑफ हियरिंग होगी, फर्स्ट हियरिंग से 60 डेज में एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होगा। प्रोसीजर दिया गया, मैजिस्ट्रेट कैसे काम करेगा। आपका 18 किसके बारे में बात करता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात करता है, ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑर्डर का अगर भाई वो कॉग्निजेबल होगा, नॉन अवेलेबल होगा, हमने वो सारी चीजें पढ़ी। अब सेक्शन 19 क्या बोलता है, ये कह रहा है कि रेजिडेंस ऑर्डर, हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और सेक्शन 21 किसके बारे में बात करता है, कस्टडी ऑर्डर। मैंने आपको कहा था कि जितने ऑर्डर है उसको एक बार जरूर याद रख लें, ये इससे क्वेश्चन बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 17, द मैजिस्ट्रेट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मे पास एन ऑर्डर टू पे द कंपनसेशन फॉर इंजरीज। क्या सेक्शन 21 होगा, ये तो कस्टडी ऑर्डर था। सेक्शन 22, यस, दिस इज द सेक्शन वेयर द मैजिस्ट्रेट कैन पास एन ऑर्डर टू पे द कंपनसेशन फॉर इंजरीज। तो आंसर विल बी बी। 23 क्या आता है यहाँ पे, सेक्शन 23 जो आपका एक्स पार्टी ऑर्डर्स होते हैं ना, उसके बारे में सेक्शन 23 बात करता है। मॉनेटरी रिलीफ, सेक्शन 20 याद आ गया, मॉनेटरी रिलीफ आते माइंड में सेक्शन 20 आ जाना चाहिए। अंडर सेक्शन 20 ऑफ डीवी एक्ट मे पास एन ऑर्डर फॉर द कंपनसेशन फॉर इंजरीज इन, किन चीजों में कर सकता है, द लॉस ऑफ अर्निंग, मेडिकल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस फॉर एग्रीड पर्सन एज वेल एज हर चिल्ड्रन। इसमें तो अगर आप लॉजिकली भी जाएंगे तो ऑल ऑफ दी अबो आप इसमें टिक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो बात करता है कि कंपिटेंट कोर्ट अंडर डीवी एक्ट मींस कौन सा कोर्ट कंपिटेंट होगा, तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कंपिटेंट कोर्ट होगा, अंडरस्टूड।
JMSC नहीं ले सकता है, ये याद रखना आपको, JMFC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एनी ऑर्डर मेड बाय द कंपिटेंट कोर्ट द DV एक्ट इज इनफोर्सिएबल। कहाँ पे है अभी भैया, देखो थ्रू आउट इंडिया हो गया, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हट गया है। हालांकि इस क्वेश्चन तरह का क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है, फिर भी 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2019 में J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019, अब ये थ्रू आउट इंडिया पूरे भारत पर लागू होता है। यहाँ एक चीज देखिए, हमेशा इसमें याद रखिएगा कि जो विक्टिम है, विक्टिम हमेशा वुमेन रहेगी, बट जो एक्यूज्ड होगा, एक्यूज्ड आपका मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है। यानी एक बहन दूसरी बहन के खिलाफ भी ये इस तरह का जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है वो कर सकती है। दूसरी चीज आपको यह याद रखनी है कि ये किसी भी दूसरे लॉ को डिप्राइव नहीं करता है, इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है। जैसे कि आपका जो IPC है 498A डोमेस्टिक वायलेंस, उसको ये ओवरराइड नहीं करता है, उसको भी साथ में लेकर चलता है, उसको सपोर्ट करने के लिए, रिबट करने के लिए नहीं है। एक बार बेर एक्ट को आप पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो हमारा ये टेस्ट सीरीज है कैसा लगा है। 20 क्वेश्चन आज लेकर आए हैं, 20 क्वेश्चन अगली क्लास में लेकर आएंगे, तो अराउंड हम 23 पार्ट में इसको कवर करेंगे, तो काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाएगा, पूरा एक्ट उसमें कवर हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया होगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपके कोई भी सजेशंस, एडवाइस, प्लीज़ मोस्ट वेलकम। आप मुझे मेल कीजिए mklegalshiksha@gmail.com। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे आपको बहुत सारा टेस्ट सीरीज के जो PDFs हैं वो मिलेंगे। साथ ही साथ आपको नई अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्वेश्चंस पोल हम वहाँ पे करते रहते हैं, और आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं प्लीज़ वहाँ भी MK लीगल शिक्षा को शेयर कीजिए और अपनी फैमिली को बढ़ाइए। एक लाइक तो जरूर बनता है अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है। अपने दोस्तों शेयर आपने कर दिया, मुझे पूरा विश्वास है, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।